हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं सीडीपी के, जो ऑनलाइन सेट में 2021 में हो रखे थे। वो जुलाई 2024 में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आने वाले हैं। तो देखते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है व्यक्ति की विकास की प्रक्रिया के बारे में सही बता रहा है। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है? नहीं, बहुदिशीय होती है, ये सभी को पता है। नहीं पता तो जाके प्ले लिस्ट बनी है, देख लेना। ये केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होती नहीं, वातावरण और आनुवंशिकता दोनों से प्रभावित होती है। विकास की प्रक्रिया सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, विकास की केवल वातावरणीय द्वारा नहीं, तो हो जाएगा वातावरणीय कारक द्वारा निर्धारित नहीं होती हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, विकास की प्रक्रिया सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं विकास की प्रक्रिया में। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। पता करो तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, बिल्कुल देगा। भारत के 10 राज्यों का नाम, नहीं, चिंतन को बढ़ावा नहीं देगा। 2 से 10 तक पहाड़े याद होगे तो बोल देगा, नहीं, चिंतन को बढ़ावा नहीं दे रहा है। दी गई कविता को सुस्मरण वापस स्मरण करना, वाचन करना, तो ये भी चिंतन को बढ़ावा नहीं दे रहा है, रिपीट कॉपी हो रही है। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसमें सोचना पड़े वही विवेचनात्मक चिंतन है। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। विकास की निरंतरता, नहीं, निरंतरता होगी तो चरण किस लिए होंगे। तो विकास की अनिरंतरता बिल्कुल जोर देगा। विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक नहीं देगा, जैसे पियाजे का सिद्धांत है, चरणीय सिद्धांत है। तो विकास की अनिरंतरता को स्पष्ट रूप से जोर दे रहा है, ना कि निरंतरता को। तो 3 नंबर ऑप्शन में भी सांस्कृतिक कारक की कोई नहीं है। विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक नहीं, तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, विकास की अनिरंतरता पर स्पष्ट जोर देता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से कारक द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। सामाजिक पारिवारिक सामाजिकरण, समकक्षीय संबंधों, सांस्कृतिक मूल्यों, बच्चों का आत्मसम्मान। तो जुड़ाव पर पारिवारिक सामाजिकरण से भी होता है, समकक्षीय संबंधों से भी होता है, सामाजिक मूल्यों से, आत्मसम्मान से भी होता है। चारों ऑप्शन राइट है, चारों ऑप्शन। 3 नंबर ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, जिन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज चरण में निम्न में से बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। प्रतिलोम चिंतन कर पाते हैं, या प्रतीकात्मक चिंतन कर पाते हैं, या अनुकरणीय वर्गीकरण, या संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक खेल कर पाते हैं। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, यानी प्रतीकों खेल कर पाती है, पर वह अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण समझ नहीं पाती। दूसरे व्यक्ति का क्या दृष्टिकोण है, वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जिन पियाजे द्वारा सुझावे गए चरण में से कौन सा इस बालिका के वर्तमान स्तर को, ये कौन से स्तर में है। संवेदीगामक में, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो अभी ऊपर क्वेश्चन क्या था, तो इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगी प्रतीकात्मक खेल। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। नैतिक विकास के मॉडल में है। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। नैतिक चिंतन का विकास निरंतर होती है, निरंतरता होती है। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, परंतु संपूर्ण वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती नहीं। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करती नहीं करती है। नैतिक विकास चिंतन में निरंतरता नहीं होती है। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, नैतिक विकास चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, सभी के लिए होता है। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास यानी जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डिस्टेंस, का इस्तेमाल करना चाहिए। अध्यापन और मूल्यांकन के लिए, बिल्कुल, केवल अध्यापन के लिए नहीं, केवल मूल्यांकन के लिए भी नहीं करना चाहिए, और प्रभाव बोधिता की पहचान के लिए तो नहीं करना चाहिए। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, अध्यापन और मूल्यांकन दोनों के लिए करना चाहिए जेडपीडी का इस्तेमाल। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक विशिष्ट संपत्ति है, यानी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने हेतु अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ आधा क्वेश्चन आपको करके देती है। समझ लो, लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। अधिगम का अवलोकन करने के लिए कैसा है। पहाड़ को हम इसे क्या कहते हैं, स्कोप होल्डिंग, यानी टेम्परेरी मदद, बिल्कुल। द्वंद्वात्मक अधिगम नहीं है। अनुकूलन की बात प्याजे करते ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, स्कोप होल्डिंग यानी टेम्परेरी मदद। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षा का माहौल के अनुसार है। कौन सी है। निर्णय निर्धारण बच्चों की सहभागिता, बिल्कुल माहौल के अनुसार है। भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, यह भी है। विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना, यह भी है प्रगतिशील कक्षा की। अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करता है, 4 नंबर ऑप्शन गलत है। तो इसमें देखते हैं, नीचे कोई ऑप्शन नहीं दे रखे, तो इसमें ऐसे पूछना चाहिए था क्वेश्चन में, या तो गड़बड़ होगी क्वेश्चन सीटेट के भी, कि अध्यापक बाय अनुसार कौन सा कक्षा का मोल नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाता है। वरना ये तीनों ही ऑप्शन सही है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। निर्णय निर्धारण में बच्चे की सहभागिता भी है, भयमुक्त अधिगम वातावरण भी है, वातावरण की संरचना, विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना, तीनों ही ऑप्शन राइट है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन,
ये महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थित समूहों में पृथक ना करे। बुद्धि लब्धि के आधार पर इंटेलिजेंट है कौन, निम्न स्तर का, ये अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, ये विद्यार्थियों के लिए, विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, या ये बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देगा, ऐसा भी नहीं है। बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, ये बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट है, चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कक्षा को किस तरह से अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है। ये बहुबौद्धिक को निष्पादन करने में मददगार है, बिल्कुल। ये सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, नहीं। ये तारक विद्यार्थी को बनाने में मददगार है, नहीं। ये व्यक्तिगत बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार नहीं। तो ये बहुबौद्धिक निष्पादन करने में मददगार है। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 1 पॉइंट यानी 1.5 साल से 2.5 साल की उम्र की बच्ची अक्सर द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहते हैं, उच्चारित करती है द्विशब्दीय। वाचन, अधिगम, विस्तार, तार प्रसादित वाचन, नववाद, बकवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तार प्रसादित वाचन कहते हैं। ये आप याद कर लेना, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं, महिलाएं हृदय से सोचती है। ये कथन क्या दर्शाता है, लैंगिक विभेदता या फिर लैंगिक रूढ़िवादिता, दोनों लिंगों के बीच अनुवांशिक विभेद या लैंगिक स्थिरता। तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता दर्शाता है। लैंगिक रूढ़िवादिता से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है हर पेपर में। तो आप ये कर लोगे तो आपको 1 या क्वेश्चन तो कन्फर्म पक्का है। निम्नलिखित कक्षा में निम्न एक प्रगतिशील कक्षा है, कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा। अध्यापक द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल, या स्वयं मूल्यांकन और समकक्षीय मूल्यांकन, या केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन का आश्रय। तो केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन का आश्रय नहीं होगा। विद्यार्थी को पोर्टफोलियो तैयार करना, यस ये भी होगा। तो 3 नंबर ऑप्शन गलत है, हमें गलत ही पूछा है। केवल निर्देशांक, मानक निर्देशित मूल्यांकन नहीं होता होगा। 3 नंबर ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन में वंचित हाशिए पर स्थित समूह की भाषा संस्कृति स्कूल पाठ्यक्रम को समावेश करने में एक अध्यापक सुनिश्चित कर सकता है। क्या कर सकता है, शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधा वंचित समूह के प्रति सहानुभूति, या विशेष सुविधा वंचित समूह के लिए व्यावसायिक शिक्षा देना। तो इसमें से क्या कर सकता है, सुनिश्चित कर सकता है अध्यापक। तो अध्यापक शिक्षा में साम्यता को सुनिश्चित कर सकता है, समान। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद, पूरा समर्थन देने के बावजूद भी एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करे, यानी उससे गणित सरल करने में समस्या हो रही है। तो ये क्या हो, इसकी वजह क्या है, स्वालीनता, बिल्कुल नहीं। गणित वैकल्य, आलेख वैकल्य, पठन वैकल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणितीय वैकल्य, गणित में चुनौतियों में सामना करना पड़ता है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगी। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी संस्था एक श्रवण बाधित विद्यार्थी, यानी उसे सुनाई नहीं देता, कम देता है, विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं पूछा है। ध्यान रखना, नई वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। वीडियो, चलचित्र के प्रदर्शित उपशीर्षकों का इस्तेमाल करना, पढ़ते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधि और संकेतों का इस्तेमाल करना, मौखिक संप्रेषण के साथ शाब्दिक चित्र संप्रेषण का इस्तेमाल करना, संप्रेषण हेतु मुख्य मौखिक माध्यम पर ही आश्रित होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत पूछा है, गलत यही है। उसे वैसे भी सुनाई कम देता है और सिर्फ आप मौखिक माध्यम से ही पढ़ा रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण, कक्षाई प्रक्रिया है का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गढ़े हुए पहले गठित पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है। कौन सी कर सकता है, लिंग, जाति, आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, बिल्कुल कर सकती है। अध्यापक का निपुण अभिमुखी अप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल नहीं करेगी। उजागर करना है पूर्वाग्रह कैसे है, तो ये तो नहीं करेगी, पूर्व सभी के लिए होगी। अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए तो सहित समायोजन, ये भी नहीं करेगी। शिक्षक बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रबद्ध पहलुओं को परीक्षण, प्रतिरोध, चुनौतियों के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी नहीं करेगी। तो ये करेगी लिंग और जाति, आर्थिक स्थिति, श्रेणी के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना, आसन व्यवस्था या बैठने की व्यवस्था, ये पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। कक्षा में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी को कैसा अवसर प्रदान करना चाहिए। अवसर विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मिलित करके, मौलिक खोज और सोचने को बढ़ाने के, परीक्षा को बेहतर कौशल विकसित करने के, अभिसारिक सोच सीखने के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक खोज और सोचने के बढ़ाने के अवसर प्रदान करके क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों को संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। बच्चों के वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के समयों द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा,
रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। तो इसमें बच्चों को वार्तालाप द्वारा भी किया जा सकता है, अध्यापकों के संवेग द्वारा भी, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंध द्वारा, लेकिन बाह्य आरोपित अध्यारोपित अनुशासन द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो 1, 2 और 3 सही है, ये तीनों 3 नंबर ऑप्शन में, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। बच्चों की असफलता, बच्चे असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, बिल्कुल। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन कर रहा है? स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण के लिए होता है, अलग अलग विभेद करने के लिए नहीं। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय में सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते, बिल्कुल ये इसका समर्थन कर रहा है। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। बच्चे की योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि की वजह से असफल होते हैं, यह भी गलत है। तो इसका समर्थन कर रहा है 2 नंबर ऑप्शन। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों को सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते हैं, तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। किसी संप्रति यानी कॉन्सेप्ट को प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है, क्या चीज़ है? उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, बच्चे के जीवन से संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, पाठ्यपुस्तक से बच्चों को कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना, यह भी नहीं है अर्थपूर्ण। अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाए, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा में बच्चों को असफलता की भय को दूर करना क्यों जरूरी है? उनमें असफलता का भय है कि मैं कहीं असफल ना हो जाऊं। कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता या बच्चों को भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। 3 नंबर ऑप्शन, असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, यानी पार्ट है। भय का एहसास करने वाले बच्चों को विकासात्मक रूप से विफल होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असफलता और त्रुटियां यानी गलतियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा होती है, तो एक 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अक्सर यह तर्क दिया जाता है पुरस्कार देना अधिगमकर्ता को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें आंतरिक अप्रेरणा क्षीण होती है। इसमें आंतरिक अप्रेरणा बढ़ जाती है कि पुरस्कार दिया तो आंतरिक अप्रेरणा बढ़ जाती है, नहीं। इसमें बाह्य अप्रेरणा क्षीण हो जाती है, बाह्य प्रेरणा तो कोई क्षीण नहीं होती, बाह्य प्रेरणा तो पुरस्कार से मिलती है। या इससे आंतरिक और बाह्य प्रेरणा दोनों क्षीण होती, दोनों नहीं होती है। इसमें आंतरिक प्रेरणा क्षीण हो जाती है, तो वो पुरस्कार के लिए ही अपना काम करेगा, अधिगम करेगा, तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल, ये कौन सा दल है जो उत्तम समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग कर्ताओं को इंगित करता है, यानी कि और इशारा करता है? सर्जनात्मकता, क्रिएटिविटी, प्रतिक्रियात्मक अनियमितता की कमी, अभिसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रियात्मकता जड़, सर्जनात्मक अभिसारी चिंतन कोई और नहीं करेगा। प्रतिक्रियात्मकता अनियमित की, अभिसारी चिंतन अभिसारी की ओर नहीं करेगा, सर्जनात्मक की ओर करेगा। तो जो ऑप्शन सही है सब में, अभिसारी चिंतन अभिसारी तो गलत है, अपसारी होना चाहिए, तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर्जनात्मक क्रिएटिविटी भी होगी, प्रतिक्रियात्मक अनियमितता की कमी, अभिसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। शिक्षिका विद्यार्थियों को खासकर सुविधा वंचित वर्ग के, यानी जो सुविधा से वंचित रह गए, सफलता असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने और प्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना। शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्ता पर काबू रखना चाहिए, नहीं। शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा और एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं। कंपटीशन तो करवाना ही नहीं है। शिक्षक को ऐसे बच्चों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों प्रशिक्षण देना चाहिए कि ऐसे बच्चा जा सकता नहीं, तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिक्षक को अपेक्षाएं बच्चों को सीखने में बेहद प्रभावित करती है। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? तय और निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके कि ऐसे ही पढ़ना है, नहीं। पुरस्कार और सजा का प्रयोग करके बच्चों को अनुशासित रख के, नहीं। बच्चों को समय की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, बिल्कुल। बच्चों की बच्चों की क्षमता के आधार पर विभेदीकरण कर अलग अलग समूह बनाना कि आपकी क्षमता कम है ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बच्चों के समय को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, यानी पार्ट बनाकर। 29 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। क्या एक शिक्षक को कक्षा में सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके? तो पहले तो आपको सत्ताधारी के रूप में देखना ही नहीं है, हिटलर थोड़ी है टीचर। तो इसमें हाँ वाले तो सीधे कट गए ऑप्शन, पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। नहीं वाले देखने हैं तो नहीं। विद्यार्थी ऐसे शिक्षक से प्रश्न पूछने से में हिचकिचाते हैं, यानी आपको डर महसूस होगा प्रश्न पूछूं कि नहीं पूछूं, उसकी सांप्रतिक स्पष्टता में कमी रह जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। आजकल की तकनीकी युग में 4 नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है? युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया का अप्रासंगिक है, बिल्कुल गलत है। तो सही यही है
3 नंबर ऑप्शन हिटलर नहीं समझना है। विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से, ऐसे टीचर से प्रश्न पूछने से हिचकिचाते हैं, डर लगता है उनको कि प्रश्न पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। इस चक्कर में वो कॉन्सेप्ट को भी सही समझ में नहीं आता है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थी के गलत उत्तर सही करने चाहिए? तो शिक्षिका को परिचर्चा के दौरान गलत उत्तर सही करने चाहिए? तो आपको सिंपल बात है, नहीं करनी चाहिए। तो नहीं वाले देखते हैं। हाँ, त्रुटियों को तुरंत संशोधन नहीं, तुरंत संशोधन नहीं। नहीं, बच्चों की अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करना बिना गलत होने के भय से कि गलत नहीं है, इसके भय से प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही है। देखते हैं 3 नंबर ऑप्शन, गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं, हमेशा सुधारना चाहिए। नहीं, बच्चे स्कूल की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए होते हैं, इसलिए उत्तरों को तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। तो इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी को गलत उत्तर सही करने के नहीं, बच्चे की अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय से। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये थे 30 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सीटेट जुलाई 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। लाइक शेयर